गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम अपने जो पिछला लेक्चर था उसी से आगे चलेंगे। उसमें हमने बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर, वेक्टर और टेंसर, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उनके बारे में हमने जानने की कोशिश करी। आज हम एक छोटा सा अ, अ, नया पॉइंट को कंसेप्ट करके डेवलप करके और फिर हम आगे उस पेपर पे जाएंगे। मान लो हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वो अभी एक जनरल अपन बात कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी स्पेस में, मतलब आकाश में, आकाश का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, मान लो उस फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग जगह पर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट पर उसकी वैल्यूज अलग अलग है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, ठीक है ना। उसका अपन सिंपल से शब्दों में कहते हैं कि उसका मान दिए गए निर्देश तंत्र में निर्देशांकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो ऐसा फंक्शन होता है, ऐसी भौतिक राशि होती है, ठीक है ना, वो उसका पोजीशन फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ, सपोज एक 5, और वो किन पर निर्भर करती है। अगर मैं कार्तिक निर्देश तंत्र की बात करूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँ, तो किस पर निर्भर करती है? एक्स, वाई और जेड पर निर्भर करती है, ठीक है ना, और कंटिन्यूअस है, है ना। तो ये बेसिकली जो अपने पास शीट आएगी, इसको हम कहते हैं कि जो फंक्शन है, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे? पोजीशन फंक्शन कहेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई भी फंक्शन बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर कर सकता है, जैसे समय पर निर्भर कर सकता है। मान लो एक ही जगह के ऊपर अलग अलग समय पर इसका अलग अलग मान आता है, ठीक है ना। जैसे इस कमरे का ताप है, इस कमरे का टेम्परेचर है, वो सुबह अलग है, दोपहर में अलग है, शाम को अलग है और रात को अलग है। तो ये अलग हो गया, यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो जाएगी? ये टाइम की बात हो जाएगी, वो समय का फलन होगा। तो अभी हम जो इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर काम करेंगे, इसमें काम करेंगे, उसमें हम पोजीशन फंक्शन के बारे में काम करेंगे। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो दिए गए निर्देश तंत्र में निर्देशांकों पर निर्भर करेगी, ठीक है ना। तो ये अब कोई भी भौतिक राशि की वैल्यू दिए गए निर्देश तंत्र में जहां तक इसका मान संभव है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जीरो नहीं हो, जिस दूरी तक, जिस क्षेत्रफल में, जिस आकाश के अंदर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और हम मान प्राप्त कर सकते हैं, वो उसका फील्ड कहलाता है, वो उसका क्षेत्र कहलाता है। ये अपने बदल, तो ये उसका फील्ड होगा। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्षेत्र क्षेत्र क्या हो जाएगा कि जहां पर उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन स्पेस में एग्जिस्ट करती है, वो उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। अब अगर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है तो वो आकाश, वो जो एरिया है, वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर फील्ड हो जाएगा, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फील्ड। तो ये अपने को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना है कि स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। अभी हम अपने आप को यहाँ पे 2 पॉइंट की अपने आप को सीमित रखेंगे कि स्केलर फील्ड क्या है और वेक्टर फील्ड, ठीक है ना। तो स्केलर जो क्वांटिटी है उसके लिए, तो स्केलर फील्ड क्या क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने एक छोटा सा आपको कहा, ताप, टेम्परेचर, ठीक है ना, दूरी के साथ कमरे का टेम्परेचर अलग है, अगर बाहर निकल जाए तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो एक दिए गए निर्देश तंत्र में अलग अलग जगह पर टेम्परेचर क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये इस टेम्परेचर का आकाश भी हो गया, और ये एक तरह से इसका अदिश क्षेत्र भी। इसी तरीके से हम छोटा सा बात करें विभव की, पोटेंशियल। मान लो एक आवेश रखा हुआ है किसी जगह पर, मान लो धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके चारों ओर क्या होगा? आकाश के अंदर, ठीक है ना, गोले के रूप में, अगर बिंदु आवेश है तो गोले के रूप में क्या निकल रही है? विद्युत बल रेखाएं निकल रही है। विद्युत बल रेखाओं की जो तीव्रता है वो क्या होगी? अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी, पास में ज़्यादा तीव्र होंगी और दूरी पे क्या होंगी? कम। तो ये जहां तक इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो उसका क्या होगा? आकाश कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। तो विभव के, ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया, इसी तरह विद्युत विभव भी हो सकता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल लेते ही स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, वो तो स्केलर फील्ड हो जाएगा। और अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लूँ तो क्या बन जाएगा? वो वेक्टर फील्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने को वेक्टर फील्ड में ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और डायरेक्शन केवल क्या होनी चाहिए? सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए। ये हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बहुत छोटी सी बात है, ठीक है ना, मगर हमें ये आना चाहिए। इसको सिंपल सा हम यूँ कहें
कि मैं अब जो अगला टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ है, मगर आप ये मान के चलते हैं कि ये होता है, ऐसा ही होता है, मगर कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होती। उसको डेरिवेशन कहाँ से आया, उसका बेस क्या है, वो ओरिजिन कहाँ से हुई, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ फिजिक्स के अंदर। तो हम जल्दी से रिकलेक्ट करते हैं। अदिश क्षेत्र क्या है? दिए गए निर्देश क्षेत्र में किसी भी अदिश राशि का वह आकाश जिसमें अदिश राशि का मान आकाश में बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करे अदिश क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए मैंने कहा ताप, विद्युत विभव, चुंबकीय विभव, गुरुत्व विभव आदि। जनरली हम जो अदिश राशि होती है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। एक ये भी मान के चलेंगे कि अगर जनरली कहीं की फाई दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, वो इसको तो हम क्या कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी फाई इज इक्वल टू क्या है, फाई एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये एक अदिश क्षेत्र होगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम बात करने जा रहे हैं वो उसके बाद वो अगला टॉपिक है अदिश क्षेत्र की प्रवणता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना है और बहुत काम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेडियंट। आपने मैथमेटिक्स में इसका नाम सुना हुआ है, और ग्रेडियंट में आप सिंपल से जो काम में लेते हैं शब्द एक काम में लेते हैं डेल। ये शब्द आप काम में लेते हैं, ठीक है ना, मगर ये कहाँ से आया, डेल का क्या मीनिंग होता है, डेल ही क्यों लिया गया, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता होती क्या है, ठीक है। तो किसी भी अदिश क्षेत्र की प्रवणता अदिश क्षेत्र में ध्यान रखना है स्केलर फील्ड में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर के बराबर होती है। एक बार मैं वापस रिकलेक्ट करता हूँ, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या है, यह किसी भी अदिश क्षेत्र की प्रवणता अदिश क्षेत्र में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर। तो ध्यान रखना है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ डिस्टेंस। और रेट ऑफ चेंज भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास कोई भौतिक राशि पाई है और अगर मैं कार्तिक निर्देशन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आर के काम ले रहा हूँ, तो मेरे पास डी पाई अपॉन डी आर का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ये कहलाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है, डी फाई अपॉन डी आर। इसकी कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू। हम जानते हैं कि जो अधिकतम वैल्यू होती है वो एक दिशा विशेष में होती है और कहीं नहीं होती, तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी है। दिशा विशेष जिस दिशा में परिवर्तन की दर अधिकतम होती है तो दिशा को हम क्या करें, एन की। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक डेफिनेशन आ गया कि ग्रेडियंट की क्या परिभाषा है। तो ग्रेडियंट को एक बार रिकलेक्ट करता हूं, अदिश राशि में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर को कहेंगे, क्योंकि जो अधिकतम परिवर्तन एक दिशा विशेष में होता है इसलिए उस दिशा विशेष को हम कहते हैं एन कैप, और ये एक वेक्टर, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे डेल के पिक्चर में नहीं, ध्यान रखना, अभी डेल के पिक्चर में नहीं, डेल को हम पिक्चर में अब लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अब हम कहते हैं जो ग्रेडियंट जो आया है इसका कार्तिक निर्देश तंत्र में विरूपण करना है, ठीक है ना। ये विरूपण मतलब रिप्रेजेंट करना है कि इसमें इस ग्रेडियंट की वैल्यू होती क्या है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रेडियंट हम बाद में भी हम देखेंगे जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है वो इस क्वांटिटी के बराबर होता है। तो ये कैसे आया, डेल कहाँ से आया, ये सब हम अगले जो अपना खंड है उसमें हम पढ़ेंगे और वहां पे। थैंक यू वेरी मच।